अस्सलाम वालेकुम। मूविंग फॉरवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हमारी जो दो मॉडल असाइनमेंट्स हैं वो हमारी रह गई थी। हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल प्रोजेक्ट नंबर 1, इसकी स्लाइड्स की तस्वीर उन्होंने दी हुई है और कुछ टास्क दिए हुए हैं। तो वी विल मूव टुवर्ड्स द मॉडल प्रोजेक्ट। इसके अंदर मॉडल प्रोजेक्ट पावर पॉइंट का मॉडल प्रोजेक्ट 1 आ गया जी। तो ये आपके पास स्लाइड्स आ गई। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर इनेबल एडिटिंग कर लें। देन देर आर मल्टीपल स्लाइड्स, 6 स्लाइड्स हैं और सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं एंड यू हैव टू डू वेरियस टास्क ऑन द स्लाइड। ओके, वन बाय वन चलते हैं जी। हम अपने वर्ड के पीडीएफ के डॉक्यूमेंट में अप्लाई ए 5 पॉइंट सॉफ्ट एजेस इफेक्ट टू द पिक्चर ऑन स्लाइड 1। स्लाइड 1 पे जाएंगे। पिक्चर स्लाइड 1 ये रही और इसके ऊपर ये वाली पिक्चर जो है ये बुर्ज दुबई की जो पिक्चर है इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। 5 पॉइंट सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट एजेस लगाने हैं 5 पॉइंट के। सॉफ्ट एजेस का इफेक्ट लगेगा। देन ऐड ए रैंडम बार्स एनिमेशन सेट टू स्टार्ट विद प्रीवियस। 3 काम करने हैं। एक तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर एजेस होते हैं सॉफ्ट एजेस, ये रहे जी सॉफ्ट एजेस। दोबारा बता दूं कहाँ से आएंगे। पिक्चर को क्लिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट की टैब ओपन होगी। यहाँ से आप पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से आप सॉफ्ट एजेस पे जाएंगे। सॉफ्ट एजेस के अंदर यहाँ पे आपके पास जो है वो सॉफ्ट एजेस ऑप्शंस होती हैं। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर थोड़ी देर के लिए कर्सर को हॉवर रखेंगे तो आपको बताएगा कि ये कौन सी सेटिंग है। तो दिस इज़ 2.5 पॉइंट्स, तो मेरे ख्याल से ये वाली 5 होगी। वेट करते हैं जी। इसके सामने जो हमें बाहर नजर आए, दिस इज़ 50 पॉइंट्स। ओह, ये वाला होगा फिर। ये रहा 5 पॉइंट्स। तो ये 5 पॉइंट्स के आपने इसके ऊपर सॉफ्ट एजेस लगाने एंड देन वी विल गो टू द एनिमेशन और वी विल क्लिक ऑन द रैंडम बार्स। ये एनिमेशन लगेगी। इस एनिमेशन के साथ अगर आप गौर से देखें तो 1 लिखा हुआ आ रहा है और एनिमेशन की टाइमिंग जो है वो ऑन क्लिक है। यहाँ पे क्लिक करें तो विद प्रीवियस ये हमने करना था। तो ये 3 काम करने थे पार्ट 1 के अंदर। 5 पॉइंट का सॉफ्ट एज स्टाइल लगाना था, देन आपने रैंडम बार्स की एनिमेशन लगानी थी और फिर उसको स्टार्ट विद प्रीवियस करना था। स्टार्ट विद प्रीवियस हमने कर दिया। स्टार्ट विद प्रीवियस ये ऑप्शन होती है। तो टास्क 1 इज कम्प्लीटेड। ऑन स्लाइड 5 नंबर स्लाइड पर जाएँ। 5 नंबर स्लाइड पे जाके देखते हैं क्या डाटा मौजूद है। ओके, तो ये एक स्मार्ट आर्ट ऐड किया हुआ इन्होंने। एंड height of the 4th tallest building, add the name and height of the 4th tallest building in smart art design, take the building details from slide 4। वो ये कह रहा है कि इस वक्त इस स्मार्ट आर्ट के अंदर 3 पिक्चर्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। शंघाई टावर लिखा हुआ है और ये पता नहीं क्यों कौन सा मरीका और ये बुर्ज खलीफा। तो जनाब कह रहा है कि ये 3 हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर एक और आप ऐड करें। सबसे पहले बुर्ज खलीफा इधर से शुरू हो रहा है क्योंकि इसकी 828 मीटर्स है। फिर ये है 678 मीटर्स। फिर शंघाई टावर 632 मीटर। वो कह रहे हैं इसमें चौथा भी ऐड करें, यानी कि स्मार्ट आर्ट के अंदर एक और आर्ट आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो स्लाइड नंबर 5 से मिलेंगी। तो स्लाइड नंबर 5 में अगर आप जाएँ तो रैंक 1, 2, 3 ये तीनों एडिड हैं। ये वाला चौथा जो है बर्ज अल बैट क्लॉक टावर, ये हमने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है जी, इधर आना है अपनी स्लाइड में और इसके अंदर एक नई शेप ऐड करनी है। तो ये बेसिकली इस पर क्लिक करें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्मार्ट आर्ट है और इसके साइड पे ये टेक्स्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर ये ना ओपन हो आपके पास तो ये इसकी लेफ्ट साइड पे ये एक छोटा सा एरो बना होता है जिसके ऊपर क्लिक करने से ये बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप एंड पे जाएंगे, एक एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद बैक स्पेस प्रेस करने से वो पीछे चला जाता है। ठीक है जी, और आपने अब ऐड करना है यहाँ पे वो कंट्रोल C जो किया था वो यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है। लेकिन यहाँ पे एंटर करने से ठहर, मैं इसको कर लेता हूँ। एक दफ़ा एंटर किया आपने तो वो अगला बॉक्स यहाँ पे ऐड करने के लिए जा रहा है और अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो ये उसी के अंदर सब पॉइंट ऐड करना शुरू कर देगा। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इसकी ये लेंथ भी हाइट भी ऐड करनी है 601 और यहाँ पे आते हैं दोबारा और इसको क्लिक करते हैं 601 इसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका ऑर्डर ख़राब हो गया है। देखें ऑर्डर ऐसे आ रहा था कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे राइट साइड पे था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट ऐड किया है तो सबसे छोटा सबसे ऊपर चला गया है, तो इनकी तरतीब ख़राब हो गई है। इसको ठीक किया जा सकता है। इसको यहाँ से मैं जो टाइप ऑफ टेक्स्ट हेयर का बॉक्स है इसके अंदर से
ये जो क्लॉक टावर का मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। सबसे ऊपर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो होगा ये कि इनकी तरतीब भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से चल रहा है। सबसे पहले बुर्ज खलीफा, फिर ये वाला, फिर शंघाई टावर, फिर अबराज अल बैत क्लॉक टावर। तो ये हमारे पास ये वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं, लेट्स सी। उन्होंने कहा स्लाइड 5 के अंदर ऐड नेम एंड हाइट ऑफ द 4th टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द स्मार्ट आर्ट डिजाइन, टेक द बिल्डिंग डिटेल्स फ्रॉम स्लाइड 4। बिल्कुल ठीक होगा जी। पॉइंट रिक्वायरमेंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चेंज द स्मार्ट आर्ट लेआउट ऑन स्लाइड 3। स्लाइड 3 पे जाएंगे। स्मार्ट आर्ट का लेआउट है आपके पास, ये भी एक स्मार्ट आर्ट है, ये एक प्रोसेस टाइप का स्मार्ट आर्ट है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा है। ओके, टू क्लोज्ड शेवरॉन प्रोसेस। अच्छा जी, देखें वो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर वो कह रहा है कि इसका फॉर्मेट जो है वो आपने चेंज करना है और उसका नाम उसने बताया। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन पे जाएंगे। यहाँ से आपके पास ये लेआउट्स आ रहे हैं। लेआउट्स के अंदर एवरी प्रोसेस इज लिस्टेड देयर, हर जो इसके रेलिवेंट प्रोसेसेस हैं वो लिस्टेड हैं यहाँ पे। तो हमने क्लोज्ड शेवरॉन प्रोसेस की तरफ जाना है, तो वन बाय वन अब हम उसे ढूंढेंगे। ये बेसिक प्रोसेस है, ये स्टेप अप प्रोसेस है, ये आपका स्टेप डाउन प्रोसेस है, ये एक्सेंट है, पिक्चर, अल्टरेशन फ्लो, ठीक है जी, इंक्रीजिंग सर्कल, प्रोसेस फ्लो। हमें चाहिए था क्लोज्ड शेवरॉन, तो वो भी कभी ना कभी हमें मिल ही जाएगा। मुझे पता है वो कौन सा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग इसको वन बाय वन सर्च करते जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको ओके करेंगे। देखिए ये शेवरॉन आ गया है। हमें क्लोज्ड शेवरॉन प्रोसेस चाहिए था, वो है ये वाला क्लोज्ड शेवरॉन प्रोसेस। तो जब हम क्लोज्ड शेवरॉन प्रोसेस के ऊपर इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो शेप थोड़ी सी चेंज होगी। और नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी, और हमने उसके ऊपर मेटालिक सीन का स्मार्ट आर्ट स्टाइल अप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्लाइड्स के ऊपर, तो ये स्मार्ट आर्ट स्टाइल है, इसके अंदर से आपने मेटालिक सीन ढूंढना है जो कि ये है, ठीक है जी, मेटालिक सीन। सही है। अब आप सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, इट माइट टेक सम टाइम, इसलिए आपको ज़रा गौर से उसको देखना होगा। पॉइंट 4, एट द डेट टाइम एंड स्लाइड नंबर सो दे अपीयर ऑन एवरी स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। डेट टाइम और स्लाइड नंबर आपने ऐड करना है ताकि वो हर स्लाइड के ऊपर अपीयर हो। देखिए इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये देखें कि क्या आपके पास उसके प्लेस होल्डर इंसर्टेड हैं या नहीं है। तो हम व्यू में जाते हैं, व्यू में यहाँ से हम लोग स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो स्लाइड मास्टर का जो लेआउट है, इसके अंदर ये ऊपर पेज नंबर यहाँ पे लगा हुआ है और ये डेट जो है यहाँ पे फुटर में नीचे नज़र आ रही है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप मास्टर स्लाइड पे चले जाएं तो यहाँ पे भी इसके जो लेआउट्स हैं उसके अंदर तो डेट और टाइम जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें अपना डेट और टाइम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं स्लाइड मास्टर को क्लोज करता हूँ, क्लोज मास्टर स्लाइड, एंड देन वी विल गो टू द इंसर्ट। देन इंसर्ट के अंदर से यहाँ पे हमारे पास डेट टाइम होता है, डेट टाइम, और जब हम लोग स्लाइड नंबर को क्लिक करते हैं तो भी यही बॉक्स ओपन होता है। तो आपने यहाँ से डेट टाइम को टिक करना है। डेट टाइम का फॉर्मेट अपडेट ऑटोमेटिकली, स्लाइड डेट अपडेट होगी ऑटोमेटिकली जब भी आप स्लाइड ओपन करेंगे। इंग्लिश और कैलेंडर टाइप, ये सारी चीज़ें हमारे लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिक्स डेट रखना चाहते हैं तो आप फिक्स पे क्लिक कर दें, लेकिन इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि फिक्स रखनी है कि ऑटोमेटिकली अपडेटेड स्लाइड डेट रखनी है, इसलिए हम इसको अपडेट ऑटोमेटिकली पे ही क्लिक कर देंगे और स्लाइड नंबर पे क्लिक कर देंगे ताकि स्लाइड नंबर भी नज़र आना शुरू हो जाए। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो हर स्लाइड के ऊपर ये वाली दोनों चीज़ें जो हैं ये नज़र आना शुरू हो जाएंगी, डेट नज़र आना शुरू हो जाएगी और उसके अलावा फुटर के ऊपर आपके पास डेट होगी और ऊपर जो है वो यहाँ पे आपके पास स्लाइड नंबर आ रहा है। अब देखिए उसने कुछ नहीं बताया कि स्लाइड नंबर जो है वो किस तरीके से नज़र आए, किस जगह पे नज़र आए, तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, पॉइंट नंबर 5, इन द राइट पेन ऑफ द लास्ट स्लाइड टाइटल्ड की टेक अवेज इंसर्ट द वीडियो building.mp4। ओके, हम लोग लास्ट स्लाइड पे जाएंगे, इसका ये वाला राइट पेन है जी। इस पेन के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, buildings.mp4 की एक फाइल जो है वो करेंगे विच इज़ लोकेटेड इन द एग्जाम फोल्डर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये प्लेस होल्डर है, एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर मौजूद है जिसमें आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जनाब
आप यहाँ से ये वीडियो का बटन है, इंसर्ट वीडियो पे क्लिक करें। आप यहाँ पे चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। वो इसी एरिया के अंदर बाउंडेड रहेगा, यही फ़ायदा होता है प्लेस होल्डर्स का। लेकिन हम लोग यहाँ से इंसर्ट वीडियो पे क्लिक करते हैं। नाउ ये हमें वहाँ पे ले जाएगा एग्ज़ाम फोल्डर के अंदर, जो आपकी डाटा फाइल्स के अंदर है एग्ज़ाम फोल्डर। एग्ज़ाम फोल्डर के अंदर ये buildings.mp4 के नाम से फाइल मौजूद है, इसको आपने डबल क्लिक करना है या सेलेक्ट करके नीचे इंसर्ट का बटन आ रहा था आपने वो कर दिया, तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया है। इसकी कोई फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपको कोई फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, सेट द हैंड आउट लेआउट टू प्रिंट 3 स्लाइड्स पर पेज एंड चेंज द ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। अब ये हैंड आउट्स लेआउट जो है इसको आपने अब चेंज करना है। उसके लिए आप किधर जाएंगे जी, व्यू के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आप जाएंगे और यहाँ से आपको हैंड आउट मास्टर नज़र आएगा। हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त आपके पास हैंड आउट्स का डिफरेंट टाइप की जो ऑप्शंस हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरह से स्लाइड मास्टर होता है उसी तरह से हैंड आउट मास्टर होता है, जो कि ये बताता है कि आपने हैंड आउट प्रिंट कैसे करना है। स्लाइड साइज नहीं, स्लाइड पर पेज, यहाँ से 3 स्लाइड्स पर पेज कर देनी है। तो जनाब ये 3 स्लाइड्स पर पेज का उसने फॉर्मेट आपको दिखाया किस तरह से होगा। उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप कर देनी है। तो ये 2 काम हमने करने थे। इसके अलावा इसने कोई मार्जिनस की सेटिंग और कुछ नहीं कहा। उसने कहा जी सेट द हैंड आउट लेआउट टू प्रिंट 3 स्लाइड्स पर पेज एंड चेंज द ओरिएंटेशन टू द लैंडस्केप। ओके, क्लोज मास्टर व्यू पे हम क्लिक करते हैं। अब वो सेटिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, उनका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। क्रिएट ए कस्टम स्लाइड शो नेम्ड हाईलाइट्स विद स्लाइड 1, 3 एंड 5। अच्छा जी, कस्टम स्लाइड शो जो होता है वो आपको यहाँ पे स्लाइड शो के अंदर नज़र आएगा। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक स्लाइड्स की एक अलग से स्लाइड शो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप अपनी स्लाइड्स को हाइड कर दें ताकि वो स्लाइड्स आपकी प्रेजेंटेशन में नज़र ना आए। लेकिन उसके अलावा भी एक और काम भी हो सकता है कि आप कस्टम स्लाइड शो बना लें जिसमें सिर्फ आपकी स्पेसिफिक स्लाइड्स नज़र आएंगी। जब आप वो वाला स्लाइड शो प्रेजेंट करेंगे तो आपको जो स्लाइड्स आपने कस्टम स्लाइड शो के अंदर सेलेक्ट नहीं किया वो नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हम लोग कस्टम स्लाइड शो के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, कस्टम स्लाइड शो को सिलेक्ट करते हैं। वो कहता है बताओ कौन सा स्लाइड शो। मैं कहता हूँ यार न्यू स्लाइड शो है, उसका नाम क्या रखना है और उसमें स्लाइड्स क्या क्या लेकर आनी है। तो वो कहता है जी कस्टम स्लाइड शो का नाम रखना है आपने हाईलाइट्स यहाँ से मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ। अगर एग्जाम प्रोग्राम में आप हाईलाइट कॉपी करके पेस्ट ना कर सकें तो आपने टाइप कर लेना है। तो स्लाइड 1, 3 और 5 का जो है वो आपने कस्टम स्लाइड प्रेजेंट करनी है। 1, 3 और 5 ये आपने सेलेक्ट किया है, ऐड कर दें। इनकी तरतीब भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम 1, 3, 5 को उधर से इधर ले आते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है जी, और हम इसको क्या करते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अदरवाइज़ आप कस्टम हाईलाइट्स को शो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ये स्लाइड शो स्टार्ट होगी तो आपको सिर्फ पहली स्लाइड नज़र आएगी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ क्योंकि वो एनिमेशन लगी हुई थी तो इस वजह से मैंने जल्दी में गलत बटन प्रेस कर दिया। दोबारा से हम कस्टम स्लाइड शो की तरफ चलते हैं और ये वाली स्लाइड शो जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब आप अगर देखें तो वो पहली स्लाइड आई। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये तीसरी स्लाइड थी और ये 5वीं स्लाइड थी, डेट सेट। ठीक है जी, तो कस्टम स्लाइड शो भी एक छोटी स्लाइड शो अलग से आप डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्लाइड शो करने की ऑप्शन मौजूद होती है। मूविंग फॉरवर्ड, एट द वर्टेक्स ट्रांजेक्शन टू एवरी स्लाइड, हर स्लाइड के ऊपर वर्टेक्स ट्रांजेक्शन लगानी है एंड कन्फिगर द स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो आपने पहले स्लाइड पे जाना है, यहाँ से ट्रांजिशन पे जाना है और यहाँ से आपने वर्टेक्स का जो डिज़ाइन है वो लगाना है। वर्टेक्स कहाँ पे होगा जी, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। जब आप चीज़ें ढूंढ रहे हो तो आप अपने कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ये राजी वर्टेक्स, तो हम लोगों ने ये वर्टेक्स जो है ये चूज़ कर लिया। वर्टेक्स डिज़ाइन है, फिर उसके बाद उसने कहा है स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोग जो हमने ट्रांजिशन सेलेक्ट किया है उसके लिए हम लोग एडवांस स्लाइड के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी, और आफ्टर 5 सेकेंड की बजाय हम इसे 2 सेकेंड कर देंगे। ठीक है जी, और इसकी ड्यूरेशन के बारे में तो उसने नहीं कहा लेकिन मैं इसकी ड्यूरेशन भी 2 सेकेंड कर रहा हूँ।
ताकि हमें पता चल जाए। वैसे तो 4 सेकंड भी ठीक है, चले चेंज नहीं करते, आप कंफ्यूज होंगे ये उसने कहा ही नहीं तो हम क्यों चेंज करें। तो ये जनाब हमारे पास एक वर्टेक्स की स्लाइड का ट्रांजिशन लगी है। इसके बाद इसके ऊपर हमने कहा है कि कोई साउंड नहीं होगा, ड्यूरेशन इसकी 4 सेकंड है, उसने कुछ कहा ही नहीं, एडवांस स्लाइड आफ्टर 2 सेकंड्स। अब हमने करना है अप्लाई टू ऑल, जिससे ये होगा कि वही वाली ट्रांजिशन जो है वो सारी स्लाइड्स पे लग जाएगी। दूसरी स्लाइड के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ड्यूरेशन 4 सेकंड है, आफ्टर 2 सेकंड्स ऑटोमेटिकली जो है ये स्लाइड एडवांस हो जाएगी। अब अगर आप गौर से देखें, मैं इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ तो आपको नज़र आएगा पहली स्लाइड आई है, इसके ऊपर 4 सेकंड की जो है वो स्लाइड का वर्टेक्स था। फिर उसके बाद 2 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है और ये सारी जो भी इसके अंदर लगी हुई थी वो लगेगी 1 बाय 1। इसके ऊपर पहले से लगी हुई थी जो एनिमेशंस हैं, ये जो टेबल है इसके ऊपर, लेकिन जब इसकी एनिमेशंस कंप्लीट होंगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड पे 2 सेकंड बाद मूव कर जाएगा। तो ये जनाब वर्टेक्स है, स्लाइड डिज़ाइन अप्लाई टू ऑल, स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई टू ऑल। ओके, पॉइंट 9 ऑन स्लाइड 2 चेंज द बुलेट एनिमेशन इफेक्ट टू बाय वर्ड्स विद 10% डिले बिटवीन वर्ड्स। स्लाइड 2 पे गए, यहाँ पे जो भी हमने एनिमेशन देखी है, जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने पहले से लगाई है, तो इसके ऊपर एक एनिमेशन लगी है, लेकिन वो हमें कब नज़र आएगी, जब हम एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे। तो हमें ये देखें ये 0 0 0 0 एनिमेशन नज़र आ रही है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनिमेशन लगी हुई है वो है फेड की, लेकिन उसने इसकी स्पेसिफिक सेटिंग्स चेंज करने के लिए कहा है कि बुलेट एनिमेशन का इफेक्ट चेंज करना है, उसको चेंज करके कर दें बाय वर्ड और 10% डिले बिटवीन वर्ड्स करें। तो ये बेसिकली जो है वो यहाँ पे आपके पास इफेक्ट ऑप्शन होगी, आपने चेंज नहीं करना, आपने इसकी एनिमेशन को चेंज नहीं करना, आपने बस एनिमेशन की इफेक्ट ये ऑप्शंस को चेंज करना है। तो ये इफेक्ट ऑप्शन के नीचे ये आपके पास एरो आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास फेड की एनिमेशन आ जाएगी और ये बाय लेटर आ रही है इस वक्त, यानी कि लेटर बाय लेटर आ रही है ये एनिमेशन जो होती है। कैसे, अगर आप गौर से देखें, प्रीव्यू करता हूँ मैं, तो पहले लेटर बाय लेटर, एक लेटर टोटल का पहले टी नज़र आता है, फिर ओ, फिर टी, फिर ए, फिर एल, तो ये होता है जी बाय वर्ड। इसके अंदर हर बाय लेटर, इसके अंदर हर लेटर जो है वो एक एक करके शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बाय वर्ड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके कर सकता हूँ बाय वर्ड एंड देन देयर शुड बी ए 10% डिले बिटवीन वर्ड्स। तो ये अब अगर मैं ऐसे करूँगा तो आपने गौर करना है कि एक एक वर्ड शो हो रहा है, ठीक है जी, और उसके दरम्यान में 10% डिले है। अगर मैं डिले को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं डिले को बढ़ा दूँ, मैं कहता हूँ जी 70% डिले बिटवीन द वर्ड्स, तो आपको नज़र आएगा कि एक वर्ड 2 3 इस तरह से वर्ड बाय वर्ड नज़र आ रहा है। तो ये होता है जी बाय वर्ड। अदरवाइज़ क्या होता है जी बाय अल्फ़ाबेट। तो मैंने इसको 10 करना था तो मैं 10 कर दूंगा ताकि मेरी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। नेक्स्ट है सेट द प्रिंट सेटिंग टू प्रिंट नोट्स पेजेस फॉर द प्रेजेंटेशन, देन मार्क द प्रेजेंटेशन एज फाइनल टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ओके जी, ये प्रिंट की सेटिंग है, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट ऑल स्लाइड्स होती हैं और यहाँ से आप जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। क्या चीज़ प्रिंट करनी थी जी, उसने कहा था सेट द प्रिंट नोट्स पेजेस फॉर द प्रेजेंटेशन। आपने फुल पेज स्लाइड की जगह पे यहाँ पे स्लाइड्स प्रिंट करनी है। ये क्या प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोट्स पेज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे फुल पेज स्लाइड के आगे होता है नोट्स पेजेस, ये आपने प्रिंट करने हैं, ठीक है जी। और व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ कि आपने मार्क द प्रेजेंटेशन एज फाइनल। जब आप ये सेटिंग कर लेंगे ना, अब आप इसे कंट्रोल एस्केप का बटन प्रेस करें, स्लाइड्स के ऊपर चेंजेस करें जो भी आप करना चाहते हैं, फिर दोबारा जब आप आएंगे तो वही जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग नोट्स पेजेस की आपने सेट की हुई ना वही होगी, ठीक है जी, नोट्स पेजेस। और यहाँ से आप 3 स्लाइड्स, अगर हैंड आउट्स में तो नहीं जाना, आपने सिर्फ नोट्स पेजेस प्रिंट करने। हैंड आउट्स मास्टर और है, ये नोट्स पेजेस और हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो प्रिंट लेआउट में फुल पेज, नोट्स पेजेस यहाँ आउटलाइन और हैंड आउट्स नीचे है। आपने हैंड आउट्स की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, उसको नहीं छेड़ना। प्रिंट लेआउट के अंदर नोट्स पेजेस की ये रिक्वायरमेंट है, बेसिकली एक पेज के ऊपर एक स्लाइड आएगी और उसके आगे पीछे नोट्स प्रिंट करने की ऑप्शन होगी। अगर आप फुल पेज पे क्लिक करें तो वो पूरे पेज पे स्लाइड प्रिंट होती है, लेकिन अगर आप नोट्स पेजेस पे सिलेक्ट कर लें तो वो पूरे पेज पे स्लाइड प्रिंट होती है, नीचे उसके नोट्स आ जाते हैं अगर कोई नोट्स आपने ऐड किए हों, और उसके बाद पेपर के ऊपर जगह होती है एडिशनल नोट्स भी ऐड करने की। तो जनाब इसको क्लोज़ करते हैं। और आखिरी उसने ये बात की थी कि इसको आपने मार्क एज फाइनल करना है, ठीक है जी। देन मार्क द प्रेजेंटेशन एज फाइनल टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। हम लोग फाइल पे जाएंगे,
यहाँ से हम लोग फाइल की इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास होता है जी प्रेजेंटेशन प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास मार्क एज फाइनल आता है। मार्क एज फाइनल पे क्लिक करें तो वो मुझे कहेगा कि द प्रेजेंटेशन विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही कर दें और मुझे मैसेज आएगा कि डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मार्क्ड एज फाइनल। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती है, फाइनल वर्जन है। जब डॉक्यूमेंट मार्क एज फाइनल हो जाए तो इसके अंदर टाइपिंग, एडिटिंग, कमेंटिंग, प्रूफिंग इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। हम कहते हैं बिल्कुल हमें पता है, हमारे सर ने बताया था। अब ये हो गया कि ये फाइल जो है मार्क्ड एज फाइनल होगी। अब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप होम की टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, एक तो आपका रिबन जो है वो फोल्ड हो जाएगा, इस फाइल के लिए रिबन नज़र नहीं आ रहा होगा। दूसरा इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि दिस फाइल इज़ मार्क्ड एज फाइनल। अब किसने मार्क एज फाइनल किया होता है वो इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में सेव हो जाता है। तो बाद में अगर कोई बंदा इसको चेंज करे और दोबारा मार्क्ड एज फाइनल कर दे तो वो नज़र आ जाएगा अगर कोई देखना चाहे कि ये किसने चेंजेस किए और क्या किए हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब क्लोज़ करते वक्त उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई इसको सेव करना है कि नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि मार्क्ड एज फाइनल करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा, तो उसने सेव कर लिया हुआ था। ठीक है जी, तो ये थी एक बेसिक असाइनमेंट जिसके 10 टास्क थे, हमने डिस्कस किए। मॉडल प्रोजेक्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट फुटबॉल के हवाले से जो है वो 6 स्लाइड्स हैं और इसके ऊपर 10 टास्क हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको शुरू करते हैं। मॉडल प्रोजेक्ट के अंदर हम जाएंगे, मॉडल प्रोजेक्ट नंबर 2। जब आपने अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है एग्जाम्स के अंदर तो आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है, उसके बाद आपने उसको क्लोज़ करना है। जब आप फाइल ओपन करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले ऊपर आ रहा है प्रोटेक्टेड व्यू, बी केयरफुल, फाइल फ्रॉम द इंटरनेट कैन कंटेन वायरसेस अनलेस यू नीड टू एडिट इट, सेफ टू स्टे इन प्रोटेक्टेड व्यू। ये इनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कोई भी फाइल चाहे आपने खुद ही अपने आप को ईमेल की हो तो उसके ऊपर ये आता है, तो हम इसको एनेबल एडिटिंग कर देते हैं जिससे कि फ़ाइल की एडिटिंग ओपन हो जाएगी। अगेन 6 स्लाइड्स हैं और 10 रिक्वायरमेंट्स हैं। शुरू करते हैं। उसने कहा जी यूज़ ground.jpg located in exam folder as the slide 1 background and apply the marker artistic effect। ठीक है जी, स्लाइड 1 अगर आप इस वक्त देखें तो उसका बैकग्राउंड जो है वो सिंपल है, मेरा ख्याल है। हाँ, इसमें एक टेक्सचर सा आ रहा है। तो हम लोग डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड की ऑप्शन होती है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होंगी जो कि मेरी से तस्वीर के पीछे आ रही हैं। तो मैं ज़रा तस्वीर नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स है। तो यहाँ से हम पिक्चर और टेक्सचर फिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें कहेगा बताओ पिक्चर किधर है। मैं कहता हूँ पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल से मुराद ये है कि आप कंप्यूटर से कहीं से पिक्चर लेकर आएंगे और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंसर्ट पिक्चर करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगी। वो कहेगा कि अपने कंप्यूटर से ज़रा पिक्चर पकड़ के लाएं, कौन सी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं एग्ज़ाम फोल्डर में जाऊंगा और डाटा फाइल्स, देन एग्ज़ाम फोल्डर, और यहाँ पे मुझे ग्राउंड वाली जो पिक्चर है ground.jpg वो सिलेक्ट करनी है। वो आपके बैकग्राउंड पे लग जाएगी। एक तो हो गया पिक्चर का बैकग्राउंड लगाना। दूसरा ये है कि इस पिक्चर के ऊपर डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। तो आर्टिस्टिक इफेक्ट के अंदर उसने हमें एक इफेक्ट लगाने के लिए कहा है। फॉर्मेट बैकग्राउंड, पिक्चर और टेक्सचर है, इसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट है। आर्टिस्टिक इफेक्ट कौन सा लगाना है जी? आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाना है हमने मार्कर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस होंगी। मार्कर वाला आर्टिस्टिक इफेक्ट ढूंढना होगा। इसके ऊपर कोई नहीं है, ये मार्कर। वाह, इस दफ़ा तो किस्मत अच्छी थी, फ़ौरन ही मिल गया। तो मार्कर के इफेक्ट को जो हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास देखें मार्कर के ऊपर इस तरह का इसका डिज़ाइन बन जाएगा। आर्टिस्टिक इफेक्ट की ट्रांसपेरेंसी, साइज़, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें कुछ नहीं कहा इस बारे में। हम इसको क्लोज़ करेंगे और आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। स्लाइड नंबर 2 पे जाएं। बुलेट्स को वर्टिकल बुलेट लिस्ट स्मार्ट आर्ट में चेंज कर दें और उसका सटल इफेक्ट कर दें। तो जो आपने बुलेट्स लगाई हुई हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, इसको सेलेक्ट करें और इसको कन्वर्ट करें जनाब आप वर्टिकल बुलेट लिस्ट स्मार्ट आर्ट। ठीक है जी, यानी कि इसको आपने सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से आपके पास स्मार्ट आर्ट के अंदर वर्टिकल बुलेट लिस्ट होगी, लिस्ट की ऑप्शंस के अंदर। तो वर्टिकल बुलेट लिस्ट आप यहाँ से अगर ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं जी। बेसिक ब्लॉक लिस्ट है और वर्टिकल बुलेट लिस्ट ये कौन सी है भाई? वेरिंग है, वर्टिकल ब्रैकेट लिस्ट है, वर्टिकल बॉक्स लिस्ट है, वर्टिकल बुलेट लिस्ट, ये रीजन आप इसको सिलेक्ट करेंगे आप और ओके करेंगे। अब डेफिनेटली ये आपके पास जो है वो इंसर्ट नहीं होगी। हमें पीछे से ये ऑब्जेक्ट जो है इसको कट करना होगा। कंट्रोल X, यहाँ पे जाएं
और स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अच्छा ये पीछे वाला मैं बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको डिलीट कर देता हूँ, फिर इस पर क्लिक होगा जी। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा जी, ये लेफ़्ट एरो, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इसके टेक्स्ट इंसर्ट करने की ऑप्शन जो है वो शुरू हो जाती है। इन सारों को आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके डिलीट करें, कंट्रोल बी करें, तो आपने जो कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये स्मार्ट आर्ट जो है ये आपके पास ऐड हो गए हैं। ओके जी, अब आप इनको अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं ताकि आप इनको जो है वो यहाँ पे सेट कर दें। तो रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने ट्रॉफी आइकॉन नहीं, स्लाइड 2 के ऊपर बुलेट्स इनटू ए वर्टिकल बुलेट लिस्ट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है और उसके ऊपर सटल इफेक्ट लगाना है। अब जब हम इसके ऊपर जाते हैं, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, फॉर्मेट, स्टाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टाइल होगा जी, स्मार्ट आर्ट स्टाइल। अब इसमें सटल लगाना पड़ेगा। अब सटल कौन सा है? ये पाउडर है, ये ब्रिक सीन है, ये फ्लैट सीन है, ये मेटालिक है, सनसेट, ब्रीफ एज सीन। हमें सटल इफेक्ट यहाँ से ढूंढना होगा, पॉलिश्ड, वाइट आउटलाइन, सटल इफेक्ट। ओए सामने ही था, हमें पता नहीं चला, हम कहीं और ढूंढते रहे। तो सटल इफेक्ट हमें मिल गया, वो हमने लगा दिया। एड द ट्रॉफी आइकॉन फ्रॉम द सेलिब्रेशन कैटेगरी टू द ऑरेंज टाइटल बॉक्स ऑन स्लाइड 5। हम लोग स्लाइड 5 पे जाते हैं। यहाँ पे ऑरेंज टाइटल बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने इंसर्ट करना है एक आइकॉन, जो कि आपको यहाँ से आइकॉन के सेक्शन से मिलेगा। आइकॉन कौन सा करना है जी? ट्रॉफी आइकॉन है सेलिब्रेशन कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे नीचे आए तो आपके पास ये कैटेगरीज नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे आपने सेलिब्रेशन कैटेगरी ढूंढनी है। आइकॉन्स आप सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ से सेलिब्रेशन की कैटेगरी ढूंढेंगे। हम आगे चलेंगे, हमें सेलिब्रेशन कहीं पे नज़र आएगा। व्हीकल, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, बग्स, पजल, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी, हॉलीडे, एरो, फेसेस। ठीक है, ये सारे ही चेक करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन इसके अंदर होना तो चाहिए। लोकेशन, प्रोसेस, एजुकेशन, म्यूज़िक, मेडिकल। ठीक है जी, कहीं पे हमने मिस तो नहीं कर दिया। एनिमल, फेसेस, एरो, हॉलीडे, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, पजल, बग्स, आर्ट, व्हीकल, टूल्स, एक्सेसिबिलिटी, पीपल। ये रहा जी सेलिब्रेशन। पहले शायद हमने देखा ही नहीं। यहाँ पे सेलिब्रेशन के अंदर आपके पास ट्रॉफी स्टाइल्स हैं, 2 ट्रॉफीज़ हैं। यहाँ पे ये वाला, ठीक है जी, ये ट्रॉफ़ी है और ये भी ट्रॉफ़ी है। इसमें से कौन सा इंसर्ट करना है? इसके ऊपर अगर आप कर्सर थोड़ी देर के लिए होवर रखें तो हो सकता है आपको इनमें से नाम बता दे, क्या है नहीं बता रहा। चलें, हमें ये वाइट वाली इंसर्ट कर लेता हूँ। वाइट पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो ये एक ट्रॉफी स्टाइल आ गया जी। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, इधर यहाँ से पकड़ा और इधर ले जाके मैंने यहाँ पे रोक दिया। तो एक आइकॉन हमने इंसर्ट करना था इस बॉक्स के अंदर, तो हमने इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर वो ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट, रिड्यूस द प्रेजेंटेशन फाइल साइज बाय एम्बेडिंग ओनली द कैरेक्टर्स यूज्ड इन द फॉन्ट्स, देन सेव द प्रेजेंटेशन। इस चीज़ को समझते हैं जी। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। देखें, अक्सर का आपने देखा होगा कि आप एक स्लाइड बनाते हैं और वो स्लाइड के अंदर आप कुछ फॉन्ट बड़े मज़े मज़े के इंस्टॉल करते हैं और आप उसको लेकर जाते हैं अपनी यूएसबी में डाल के उस स्लाइड को। जब आप उस स्लाइड को उस कंप्यूटर पे ओपन करते हैं जिसके साथ प्रोजेक्टर इंस्टॉल है या जहाँ पे आपने जाके प्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ पे आप स्लाइड्स को ओपन करते हैं, तो प्रॉब्लम ये बनती है कि वो स्लाइड्स जो हैं उनके ऊपर जो फॉन्ट लगा हुआ है वो उस कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं होता। जिससे ये प्रॉब्लम होती है कि आपने जो भी काम करना था वो आपने जो स्लाइड्स बनाई थी वो स्लाइड्स हिल जाती हैं। फ़ॉन्ट, डिज़ाइन, स्टाइल वगैरह हिलने की वजह से उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती। तो इसके लिए ये एक सोल्यूशन है कि आपने जो जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हैं वो फ़ॉन्ट्स इस फाइल के अंदर एम्बेड हो जाएंगे। एम्बेड होने से क्या मुराद है? जब आप फाइल कॉपी करके कहीं और लेकर जाएंगे तो वो फ़ॉन्ट्स भी उसके साथ साथ जाएंगे। ये बेसिकली ये होता है कि वो आप एम्बेड कर देते हैं इसलिए अगर किसी के कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट स्टाइल ना इंस्टॉल हो तो भी आपको वैसा ही आउटपुट नज़र आता है। तो रिड्यूस द प्रेजेंटेशन फाइल साइज बाय एम्बेडिंग ओनली द कैरेक्टर्स यूज्ड इन द फॉन्ट एंड सेव द प्रेजेंटेशन। तो हम लोग इसको करेंगे कहाँ से? हम लोग यहाँ पे जाएंगे फाइल के ऑप्शन में एंड देन वी विल हैव द ऑप्शंस। और ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास सेव के सेक्शन के अंदर आपके पास एक सेक्शन है जी, प्रिजर्व फिडेलिटी व्हेन शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन, एम्बेड फॉन्ट इन द फाइल। इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेकर जाएं तो यही कहता है सेव फॉन्ट्स दैट आर यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन इन द फाइल। ठीक है जी। और
other people who open the document can view and use the font even if the fonts are not installed on their computer. Only true type and open type fonts can be embedded. तो ये तो इंफॉर्मेशन वही होगी जो मैंने आपको बताया. तो जब मैं इसको embed font in the file पे क्लिक करके embed only the characters used in the presentation जो है इसको करूँगा, ओके करेंगे, तो वो क्या करेगा कि वो इस फाइल को सेव कर देगा embed करके. That's it. हम लोगों ने ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है. पॉइंट 2, रिड्यूस द फाइल प्रेजेंटेशन फाइल साइज बाय एम्बेडिंग ओनली द कैरेक्टर यूज्ड इन द फॉन्ट्स, देन सेव द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन जो है वो आप सेव करेंगे. तो जब आप प्रेजेंटेशन सेव करेंगे, मूविंग फॉरवर्ड, टर्न टेबल एनिमेशन लगानी है, डायरेक्शन डाउन करना है ऑन द 3D फुटबॉल मॉडल ऑन स्लाइड 4. वी विल गो टू द स्लाइड 4. 3D फुटबॉल मॉडल है, इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है. एनिमेशन पे गए और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी जनाबे वाला टर्न टेबल की. तो टर्न टेबल 3D एनिमेशंस के अंदर मौजूद है. आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर ये टर्न टेबल एनिमेशन लग जाएगी. इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करके हम डाउन करेंगे, यानी कि ये नीचे की तरफ मूव करेगा. ठीक है जी. इसको हम कहते हैं क्या, हमने क्या करना था, टर्न टेबल की एनिमेशन लगानी थी, डायरेक्शन डाउन रखनी थी. 3D फुटबॉल इमेज के ऊपर पॉइंट 5 इज कम्प्लीटेड. स्लाइड 5 के ऊपर जाना है. टर्न द बुलेट्स इनटू बेसिक टाइमलाइन स्मार्ट आर्ट विद इंसर्ट स्टाइल. तो स्लाइड 5 के अंदर जाएंगे, ये बुलेट्स हैं, कंट्रोल A कंट्रोल X, कॉपी कट कर लेंगे हम यहाँ से, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी. यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट है, बेसिक टाइमलाइन. तो बेसिक टाइमलाइन प्रोसेस के अंदर बेसिकली मेरे ख्याल से आ रहा होगा. तो यहाँ पे आपने बेसिक टाइमलाइन जो है वो समझना है. बेसिक प्रोसेस, एरो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये है जी बेसिक टाइमलाइन. बेसिक टाइमलाइन ओके करते हैं और यहाँ पे उस टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं जो आपने डाला था. तो ये आपकी बेसिक टाइमलाइन की जो है वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक बन गई है. उसके अंदर मज़ीद कुछ भी उसने करने के लिए नहीं कहा. उसने ये नहीं कहा कि जनाब इसमें ये ऐड करें, वो ऐड करें, ऐसे करें, वैसे करें. तो हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है जी. हाँ, बहरहाल इसको स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्लेस ज़रूर कर देंगे ताकि हमें पूरी चीज़ें नज़र आएँ. ये ज़रा थोड़ा सा ऊंचा है भी है, वो 1950 जो है वो हाइडर के साथ फिक्स हो रहा है. तो ये जनाब हमने स्लाइड को सेट कर दिया. तो ये काम करना था जी. स्लाइड 5 के ऊपर बुलेट को बेसिक टाइमलाइन में कन्वर्ट करना था और स्टाइल जो था उसका नाम रखना था इंसर्ट स्टाइल. तो स्टाइल भी चेंज करना था ना. तो हम स्मार्ट आर्ट स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट स्टाइल ढूंढेंगे. शुरू में ही हमें नज़र आ जाना चाहिए. सैम्पल फिल है, वाइट आउटलाइन है, सटल है, ये क्या था जी, मॉडरेट, ये था जी इंटेंस इफेक्ट. इंटेंस था, इंसर्ट था, इनसेट था, इनसेट. तो क्या ये इंटेंस है, पॉलिश्ड, इनसेट, ये रहा जी. इनसेट डिज़ाइन लगाना है आपने, इनसेट का स्टाइल लग गया हमारा. आगे चलते हैं. इंसर्ट ए समरी जूम स्लाइड. समरी जूम स्लाइड इमीडिएटली आफ्टर स्लाइड नंबर 1. Include all the slide except the first slide in the summary zoom. Using all default settings, set the title of the summary zoom slide to overview. Summary zoom slides बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर होता है जी. हम लोग जाएंगे यहाँ पे स्लाइड शो के अंदर और हम यहाँ पे समरी जूम इंसर्ट करेंगे. समरी जूम कहाँ पे होता है, इंसर्ट की टैब में जाएंगे हम और यहाँ से ये जूम के अंदर हमारे पास समरी जूम होता है. समरी जूम क्या होता है, दिस ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन इनटू सेक्शंस एंड देन वी विल मेक ए न्यू स्लाइड विद द समरी जूम. When presenting, you can select the section and move through different parts of your presentation in any order you like. तो समरी जूम पे क्लिक करते हैं और समरी जूम बनाना है हमने कौन सी स्लाइड्स का. हम लोग कहते हैं जी स्लाइड नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर स्लाइड्स का समरी जूम बनाना है. इंसर्ट करेंगे हम, तो स्लाइड 1 हमने प्रेजेंट की हुई थी, उसके नीचे समरी जूम इंसर्ट हो जाएगा. इसका जो हेडर है वो हमने ओवरव्यू के नाम से बनाया हुआ था. अब ये समरी जूम जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. जब आप ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन किसी भी स्लाइड समरी जूम के ऊपर क्लिक करते हैं ना, लेट्स सपोज मैं इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ और हम लोग यहाँ पे आते हैं ओवरव्यू के ऊपर. तो आप की हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो की हाईलाइट की स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाएगी. दोबारा क्लिक करेंगे वापस चले जाएंगे. स्टेजेस ऑफ वर्ड पे, वर्ड कप पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि हम किसी भी स्लाइड पे इन एनी ऑर्डर जो है वो हम जा सकते हैं. इवन उसके ऊपर जो एनिमेशंस हैं वो भी
आपकी ट्रिगर हो जाएंगी जो जो आप लगाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल समरी जूम, और समरी जूम जो है वो हमने समरी सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, और उसके अंदर कितनी स्लाइड्स थी वो हमने यहाँ पे सेट कर दी। तो स्लाइड नंबर 1 के बाद समरी जूम लगाना था, और समरी जूम के अंदर आपने ये स्लाइड्स इस तरह से शो करनी थी। और मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ नेक्स्ट, स्लाइड नंबर 3 पे जाएं, मैप चार्ट इंसर्ट करें बेस्ड ऑन द टेबल, अप्लाई द चार्ट स्टाइल नंबर 5, रिमूव द चार्ट टाइटल एंड पोजीशन द चार्ट एट द बॉटम राइट ऑफ द स्लाइड। तो स्लाइड नंबर 3 में जाएंगे, नहीं अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, जब हमने समरी जूम ऐड कर दिया ना, तो स्लाइड नंबर 3 ना हमारी ये वाली स्लाइड है, ठीक है। अब ये सवाल बनाने वाले ने भी थोड़ी सी गलती की है, उसके बाद उसने ये नहीं देखा कि समरी के बाद जो है वो स्लाइड्स की नंबरिंग तब्दील हो जाएगी। तो स्लाइड नंबर 3 हमारे पास ये वाली स्लाइड बनेगी, क्योंकि ये स्लाइड 1 है, ये समरी सेक्शन है, इसको तो हम लोग स्लाइड कंसिडर नहीं करते। ये वाला फिर जो है सेकंड स्लाइड है, ये हमारी थर्ड स्लाइड है। तो थर्ड स्लाइड के अंदर जाना है, बिलो द टेबल, जैसे देखें ना उसने कहा है स्लाइड 3 मैप चार्ट, अप्लाई द चार्ट 5, रिमूव द टाइटल एंड पोजीशन द चार्ट एट द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्लाइड, ठीक है जी। तो स्लाइड 3 पे जाएं, मैप चार्ट इंसर्ट करें बेस्ड ऑन द टेबल। टेबल कौन सा, उसने ये नहीं कहा कि किसी और स्लाइड पे टेबल पड़ा हुआ है, तो ये हमारा समझ लीजिए कि इसी स्लाइड नंबर 3 जो है वो यही है, ये वाली जो जिसके साथ अभी 4 लिखा हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने मैप चार्ट इंसर्ट करना है और चार्ट स्टाइल नंबर 5 लगाना है। इंसर्ट, वी गो टू द चार्ट, वेयर इज चार्ट, ये राजी चार्ट, और यहाँ से हमने मैप चार्ट इंसर्ट करना है, ठीक है जी। मैप चार्ट आप डबल क्लिक कर लें या मैप चार्ट ओके कर दें, इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपने उसके बारे में उसने कहा है कि करना कैसे है इसको। यहाँ पे बेस्ड ऑन द टेबल है, चार्ट आपने टेबल की बेसिस पे बनाना है। अब जो टेबल है, अगर आप इसको देखें तो आपने यहाँ पे 2-3 चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो आपने कंट्री का नाम बताना होता है, और दूसरा उसके साथ आपने कोई वैल्यू जो आपने डिलीवर करनी है वो आपने दिखानी होती है, जो सीरीज़ जो आपने उसके ऊपर प्रेजेंट करनी है। जब आप इसके एडिट डाटा पे जाएं तो देखिए उसने सैम्पल के तौर पे जो डाटा दिया होगा आपको, उसमें कंट्री का नाम लिखा हुआ है जी, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राज़ील और इस तरह से, और दूसरा सीरीज़ लिखी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं है कि सीरीज़ क्या लिखनी है, ठीक है। तो बेसिकली 2022, 2018, 2012 और 2010 जो है ये हमने लिखना है। अब इसके साथ एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ को हमने हाईलाइट करना है वो भी नहीं दी हुई। तो बेसिकली थोड़ा सा ये एम्बिग्विटी है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में, तो बस आपने उसको जो है वो इग्नोर करके ही चलना है। और यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सीरीज़ में हम ईयर्स लिखेंगे और कंट्रीज़ के अंदर हम लोग कंट्रीज़ के नाम लिख देंगे, रशिया, ब्राज़ील और नेक्स्ट है जी साउथ अफ्रीका। तो ये जो है ये अब हमने कंट्री के चार्ट्स और उनकी जो है ना वो वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इसको क्रॉस कर देते हैं। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को हम रीसाइज कर लेते हैं। अपनी तस्वीर को मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि हमने बॉटम राइट साइड पे ये चार्ट इंसर्ट करना है। चार्ट टाइटल उसने कहा था गायब करना है। चार्ट टाइटल को हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इस पे जाएं चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर, चार्ट टाइटल्स, और यहाँ से नन पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ये जनाब आपका मैप चार्ट बन गया है। इसके ऊपर एक एरर आया होगा, इसके ऊपर क्या है जी, वी प्लॉटेड 33% ऑफ द लोकेशन फ्रॉम योर डाटा विद द हाई कॉन्फिडेंस। ठीक है यार, जैसे भी है, क्योंकि डाटा अब इसमें क्लैरिटी नहीं है तो इस वजह से हम इस चार्ट को मज़ीद डिस्कस नहीं कर सकेंगे। वैसे भी ये वाला जो चार्ट है ये आप लोगों का जो सिलेबस है उससे काफ़ी बाहर है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको मैप चार्ट कभी बनाने के लिए वो कहेगा, लेकिन अब क्योंकि इसको मॉडल पेपर में शामिल किया हुआ है तो इसको थोड़ा देख लिया हमने। ऑन स्लाइड 2 रिप्लेस द बुलेट विद द ग्राफिक soccer.png लोकेटेड इन एग्जाम फोल्डर। अब देखें स्लाइड 2 तो ये है, इसमें तो कोई बुलेट्स नहीं है। बेसिकली बुलेट्स हमारी इस स्लाइड पे थी और इस स्लाइड पे भी थी मौजूद, पहले नहीं थी। तो यहाँ पे भी एक जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर गलती नज़र आती है कि यहाँ पे तो अब कोई बुलेट्स हैं ही नहीं।
अब हमारे पास बुलेट्स की जगह पे एक स्मार्ट आर्ट आ गया है, बुलेट्स नहीं है। क्योंकि इससे पहले एक रिक्वायरमेंट के अंदर उसने ये किया था कि उसने हमें कहा था कि स्लाइड नंबर 2 पे जाएं और यहाँ पे वर्टिकल बुलेट लिस्ट को स्मार्ट आर्ट उसको वर्टिकल बुलेट लिस्ट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दें, सटल इफेक्ट लगा दें। तो उसके बाद ये पॉइंट 8 के लिए तो डाटा मौजूद ही नहीं है, पॉइंट 9 के लिए। तो पॉइंट 9 के लिए जब डाटा मौजूद नहीं है तो ये भी एग्जामिनर से थोड़ी सी समझ लें कि गलती हुई है कि उसने जो डाटा मौजूद ही नहीं है उसके ऊपर एक रिक्वायरमेंट करने के लिए दे दिया। खैर मैं ये करता हूँ कि मैंने वो इसके अंदर से डाटा कॉपी किया है और यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे मैं वो कंट्रोल शिफ्ट वी करके वो वैल्यूज़ जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। या चलें उसको मैं पहले कहीं पे नोटपैड वगैरह पे पेस्ट कर लेता हूँ और फिर वहाँ से इधर ले आता हूँ। आपने नोटपैड ओपन नहीं करना एग्ज़ाम हॉल के अंदर, आपने कोई भी और सॉफ्टवेयर एडिशनली ओपन नहीं करना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है जी। मैं सिर्फ वो अब क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट दोबारा लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट है जी स्लाइड 2 रिप्लेस द बुलेट विद द ग्राफिक सॉकर पीएनजी। तो हम लोगों ने इसको बुलेट लगानी है, इंसर्ट, अच्छा रिप्लेस का वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली तो अब यहाँ पे तो कोई बुलेट्स हैं ही नहीं, वो जो था हमने पॉइंट नंबर 2 के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया हुआ था। लेकिन चलें लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं कि ये डाटा यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ पे इसके ऊपर बुलेट लगाएंगे। बुलेट ऐसे लगाएंगे, बुलेट एंड नंबरिंग पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास जो एग्ज़ाम फोल्डर है उसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है soccer.png के नाम से। हम उसको सेलेक्ट करेंगे soccer.png। तो ये देखें वो फुटबॉल बना हुआ था, फुटबॉल के हिसाब से हमारा जो है ये फ़ॉन्ट इसके साथ लग गया है। तो ये फुटबॉल फ़ॉन्ट कह रहा हूँ, बुलेट लग गई है। तो आप जो भी पॉइंट लिखते जाएंगे उसके साथ ये जो है वो फुटबॉल वाली बुलेट लगती जाएगी। तो ये रिक्वायरमेंट थी, खैर हमने लगा के देख ली है, लेकिन बहरहाल इसके लिए डाटा मौजूद नहीं था। एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से हुआ तो क्या करेंगे, ये सवाल आता होता है बच्चों के जहन में। तो मेरा ये ख्याल है कि एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि वो जो एग्ज़ाम के अंदर जो आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे वो बार बार टेस्टेड होते हैं। और आपका ये जो MS ऑफिस फॉर बिज़नेस का जो पेपर है जो माइक्रोसॉफ्ट लेता है, वो एग्जामिनर को जो एग्जामिन ही होता है ना, जो बच्चा पेपर दे रहा होता है, उसको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपको किसी सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो आप वहाँ पे फीडबैक का बटन होता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। तो पूरी दुनिया में क्योंकि वो सेम पेपर हो रहा होता है तो सारी दुनिया के लोग जब उस पेपर को करते हैं तो हम तो ज़रा थोड़े से शाय लोग होते हैं ना, हम कहते हैं यार जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो भी दुनिया में और डिफरेंट ममालिक से लोग पेपर दे रहे होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा कंसिडर करते हैं कि यार अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो हम फीडबैक ज़रूर दें। तो फीडबैक्स बार बार आने की बाद क्वेश्चंस रिफाइन होते जाते हैं और क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो देर आर वेरी लो चांसेस, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपको एग्ज़ाम के अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। खैर लास्ट है जी, क्रिएट ए हैंड आउट बाई यूजिंग द पावर पॉइंट फीचर दैट सेंड्स द स्लाइड्स इनटू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेलेक्टिंग द लेआउट दैट प्लेसेस ब्लैंक लाइन्स बिटवीन ईच स्लाइड, सेव द वर्ड फाइल एज slide _ handouts.docx। अब ये क्या है, ये है जनाब एक रिक्वायरमेंट जिसमें कि आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको सेंड टू वर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट करेंगे अपनी फ़ाइल को, फाइल पे जाएं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट में आपके पास होगा क्रिएट PDF /XPS वगैरह, इस तरह से क्रिएट ए वीडियो एनिमेशन हैंडआउट्स, क्रिएट हैंडआउट पे क्लिक करें तो आता है जी क्रिएट हैंडआउट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पुट स्लाइड्स एंड नोट्स इनटू द वर्ड, क्रिएट हैंडआउट पे क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपको वो रिक्वायरमेंट बताएगा जो हमने पूछी, उन्होंने कहा जी कि by using the Microsoft PowerPoint feature that sends the slides into Microsoft Word, selecting the layout that places blank lines below each slide। ठीक है जी, हमने वो वाला लेआउट चूज़ करना है जिसमें कि एक तो है नोट्स, पावर पॉइंट फीचर दैट सेंड द स्लाइड्स इनटू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने स्लाइड्स भेजनी है जी, तो नोट्स बिलो स्लाइड्स हैं, ब्लैंक लाइन नेक्स्ट टू स्लाइड, ये वाली ऑप्शन है। यही था ना, उसने कहा था कि प्लेस ब्लैंक लाइन बिलो ईच स्लाइड, अच्छा बिलो ईच स्लाइड था तो ये वाली ऑप्शन चूज़ करनी है आपने, ब्लैंक लाइन्स बिलो ईच स्लाइड्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था, सेव द वर्ड फाइल एज slides _ handouts.docx इन द एग्जाम फोल्डर।
ये जनाब बहरहाल हमने फ़ाइल का नाम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से ब्लैंक लाइंस बिलो स्लाइड्स करना था और किसी ऑप्शन को चेंज नहीं करना क्योंकि उसने हमें कहा ही नहीं है। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास एक वर्ड की फ़ाइल ओपन होगी और इस वर्ड की फ़ाइल के अंदर हमारे पास वो सारी जो स्लाइड्स हैं वो आ जाएंगी। इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, फिर स्लाइड्स आती हैं तो फिर आगे मूव करते हैं। तो एज एन इमेज हमारे पास जो है वो स्लाइड्स आ गई हैं और हर स्लाइड के नीचे एक एक जो है वो उसने जो खाली लाइंस हैं वो लगा दी है। इट माइट टेक सम टाइम क्योंकि ये आई थिंक एक मैक्रो होता है जो रन करता है और फिर स्लाइड्स जो हैं वो नज़र आती हैं आपको। पहली स्लाइड आ गई, उसके नीचे ब्लैंक लाइंस आ गई। स्लाइड 2 ओवरव्यू वाली, उसके नीचे ब्लैंक स्लाइड्स आ गई। ठीक है जी, बाकी स्लाइड्स पता नहीं क्यों आई थिंक अभी प्रोसेस इसका कंटिन्यू है। बहरहाल जब ये आपका काम कंप्लीट होगा आप इसको कंट्रोल एस करेंगे और इस फाइल का नाम वही रखेंगे जो आपको वहाँ पे बताया गया है, विच इज़ slides_h handouts.docx, और आपने इसको सेव करना है। मोर लोकेशंस पे जाएंगे और ब्राउज़ पे क्लिक कर दें तो यहाँ से आपने उसको सेव करना है अपने एग्ज़ाम फोल्डर के अंदर। आई थिंक मेरे वाले पॉइंट में डाउनलोड्स में पड़ा होगा, डाटा फाइल्स और एग्ज़ाम फोल्डर। यहाँ पे आप इसको स्लाइड हैंडआउट्स के नाम से इस फाइल को सेव करेंगे। ठीक है जी, जब फाइल को सेव कर लेंगे, क्लोज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मॉडल प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं, मॉडल प्रेजेंटेशन वाले फोल्डर नहीं, एग्ज़ाम फोल्डर जो है इसके अंदर ये फ़ाइल मौजूद होगी। किधर गई, ये रही स्लाइड हैंडआउट्स। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पे सेव कर लिया, 34 MB की फ़ाइल है। ओके, नेक्स्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट। पावर पॉइंट कुड नॉट राइट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसने लिखना शुरू किया था शायद कोई प्रोसेसिंग, क्योंकि इस वक्त मेरे कंप्यूटर पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और शायद इस वजह से वो प्रोसेसिंग अबेंडन हो गई है क्योंकि मैंने उसका वेट नहीं किया, मैंने कुछ और करना शुरू कर दिया था, आप लोगों को आगे बताना शुरू कर दिया था। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जब आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे होंगे तो इट विल टेक रफली 5 to 10 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आपने उसके दौरान वेट करना होगा। सो डैट्स इट, हम लोगों ने ये भी देख लिया है। ये जो था ना जी हमारा मॉडल प्रोजेक्ट नंबर 2, इसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी थी जैसे कि हमारा मैप वाला जो काम करना था हमने, या आप समझ लीजिए कि वो जो हमने रिड्यूस द फाइल साइज़ बाय एम्बेडिंग ओनली द कैरेक्टर्स यूज्ड, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। तो बहरहाल फिर भी क्योंकि वो इसके अंदर थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको इनकी समझ आई होगी। थैंक यू।